Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to the Wisdom School of Accountancy. My name is साइम नसीम और हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ओरिएंटेशन सेशन ACCA F4 जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, जिसको आज शॉर्ट फॉर्म LW भी बोलते हैं। ठीक है, और हम इसका जो इंग्लिश वेरिएंट है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न के हवाले से। F4 का जो पेपर है या LW लॉ का जो पेपर है वो स्किल लेवल का जो है सीक्वेंस वाइज आपका सबसे फर्स्ट पेपर है F4। उसके बाद आपका F5 F6 F7 F8 F9 ऑनवर्ड्स आता है। ठीक है, ये पेपर जो है अभी तक जो लोग फाउंडेशन बैकग्राउंड से या जो लोग डायरेक्टली ACC में एंटर भी किए हैं F1 F2 F3 जिन्होंने किया हुआ है, तो ये भी वैसे ही एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम है। आपको जो है ऑप्शंस को चूज करना होता है, ऑप्शंस को मार्क करना होता है, और जैसे ही आप एग्जाम फिनिश करते हैं तो उसी वक्त जो है आपका रिजल्ट भी आ जाता है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम ही है। सही है। अब इसका पेपर पैटर्न कैसा है उस हवाले से बात कर लेते हैं। तो इसमें दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 मार्क्स का आपका ये हो गया। और 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो है आप 1 मार्क स्कोर नहीं कर सकते, इधर यू विल स्कोर 2 और इधर यू विल स्कोर 0। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, वो आपसे कहता है आप किसी दो को चूज करें, तो आप दोनों जो करेक्ट चूज करेंगे तभी आपको 2 मिलेंगे। अगर आप एक करेक्ट चूज करेंगे एक रॉन्ग चूज करेंगे तो वो 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 20 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, यानी कि 20 मार्क्स का जो है आपका ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन 20 हो गए। अब इसमें 1 मार्क और 2 मार्क में क्या फर्क होगा? 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से आपको एक चूज करना होगी। ठीक है, 4 मार्क जो 2 मार्क्स वाला होगा उसमें हो सकता है 4 ऑप्शंस दिए हो, उसमें से आपको कोई एक चूज करनी हो, दो चूज करनी हो। लेकिन जो 1 मार्क वाला होगा उसमें जस्ट 3 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक चूज करनी है। तो आप या तो 1 आपके मार्क होंगे या 0 होंगे। देन सेक्शन बी आता है जिसमें आपको मल्टी टास्क क्वेश्चन आएंगे। मल्टी टास्क क्वेश्चन होते हैं सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन। जिन स्टूडेंट्स ने F1 F2 F3 दिया हुआ है उनको पता है कि सिनारियो एक आता है, सिनारियो से रिलेटेड आगे फर्दर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आगे फर्दर किसी भी तरीके से वो मार्क्स एलोकेट कर सकता है, 2 2 2 करके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन 4 का हो जाए, एक 2 का हो जाए, तो इट्स अप टू द एग्जामिनर। ठीक है, तो ये है हमारा पेपर पैटर्न। 70 मार्क्स का जो है हमारा सेक्शन ए हो गया, 30 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी हो गया, और 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया। 2 आवर्स आपको अलाउड है, ठीक है, एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, और मोर देन इनफ है 2 आवर्स। और पासिंग परसेंटेज ACC के हर एग्जाम की 50% होती है। ठीक है, बाकी जो पासिंग रेशियो है इस एग्जाम की बहुत 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 ही अच्छी है, 80% प्लस ही पासिंग रेशियो है। ये एग्जाम जो है आपके F2 और F3 से पास करना आसान है। लेकिन क्योंकि ये थ्योरेटिकल एग्जाम है, इसमें जो है थोड़े जो चैलेंजेस स्टूडेंट को फेस करना पड़ते हैं वो मैं अभी से ही बताता हूँ। कि दो चैलेंजेस है। नंबर वन, जो लैंग्वेज लॉ की यूज हो रही है वो थोड़ी टफ है, टेक्निकल है। ठीक है, और वो समझना जरूरी है, हर वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है ताकि आप उसको अपने ब्रेन में एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो एक ये चैलेंज होता है। दूसरा, स्टूडेंट्स जो घबराए होते हैं कि यार ये तो थ्योरी है सारा, इसमें तो रियल लाइफ केसेस है, तो देखें रियल लाइफ केसेस अगर हैं भी तो वो आपने याद थोड़ी करने, ना आपने वो जाके एग्जाम में टाइप करने। अगर एक स्टूडेंट जो है जिसने फोर पढ़ना है, अगर वो एक केस भी ना पढ़े ना, एक केस स्टडी भी ना करे ना, जो आगे जाके चैप्टर्स में केसेस होंगे, स्टिल वो एग्जाम पास कर सकता है। बस उसे कॉन्सेप्ट पता हो, जनरल रूल पता हो कि लॉ का जनरल रूल क्या है और एक्सेप्शंस क्या है। केस स्टडी वो बेशक ना पढ़े, स्टिल वो एग्जाम पास कर सकता है। ठीक है, लेकिन केस स्टडी हम पढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे क्योंकि केस स्टडी से जो आपका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा इनहेंस होता है। अगर एक वैसे ही पेपर पे मैं अगर आपको लॉ लिख दूं कि ये जनरल रूल है, लॉ एक्सेप्शंस ये हैं कि इन केसेस में ये एक्सेप्शन हो सकती है, मिसाल के तौर पर मर्डर का लॉ है कि मर्डर आप नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप सेल्फ डिफेंस में, अगर वो मर्डर तो खैर नहीं होगा, सेल्फ डिफेंस में अगर किसी से कोई आपके हाथों से मर जाए तो फिर वो एक्सेप्शन आ जाती है, उस केस में आपको सजा नहीं होगी अगर वो प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही जो हम आगे मूव करेंगे उसमें यही होगा कि एक जनरल रूल होगा कि लॉ क्या कहता है, और उससे फिर कुछ आगे एक्सेप्शंस निकलेंगी। अब आप जो केस स्टडी करोगे तो उससे आपको उस एक्सेप्शंस का ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया होगा। अगर आप केस स्टडी ना भी करो, आपको पता हो कि ये जनरल रूल एक्सेप्शन है, कॉन्सेप्ट आपका बना हो स्टेट, यू कैन पास एग्जाम। ठीक है, तो स्टूडेंट के माइंड में ये बहुत बड़ा डर होता है, और ये बिल्कुल जो है मतलब डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ये आपने एक लॉजिक को फॉलो करना है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट्स बनाने, बुक रीडिंग करनी है, किट प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। शॉर्ट कोर्स है आपका। ठीक है, ना F1 की तरह इसमें 25 चैप्टर्स नहीं है, 12 चैप्टर्स इन टोटल। और आप जो है इसको इजीली जो है विद इन 1 मंथ मैनेज कर सकते हैं।
कोर्स ओवरव्यू पे मैं चलता हूँ। सिलेबस में हमारे 12 चैप्टर्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया है, ठीक है। जो आपके 7 चैप्टर्स हैं वो रिलेट करते हैं कंपनी लॉ से, ठीक है। कंपनी लॉ से रिलेट करते हैं, जिसमें हम कंपनीज के बारे में स्टडी करेंगे कि कंपनीज क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये हम पढ़ेंगे। जो कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनकी क्या ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस है अकॉर्डिंग टू द लॉ। कंपनी अगर बंद हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, शट डाउन हो जाए, उस सिचुएशन में लॉ क्या होता है। और अगर फ्रॉड के केस में क्या लॉ कहता है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाले हैं उसमें हम इंग्लिश लीगल सिस्टम के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है, कि यूके का लीगल सिस्टम क्या है, लीगल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। लॉस की क्या टाइप्स हैं, लॉस की क्या सोर्सेज हैं, ये हम सारा पढ़ेंगे। लॉ को कैसे आप इंटरप्रेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो, कोर्ट्स क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं। फिर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे कि दो पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके हवाले से लॉ क्या कहता है, बहुत बहुत लेंथी चैप्टर है ये। टॉर्ट लॉ पढ़ेंगे। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, ठीक है। सिविल रॉन्ग यानी कि एक ऐसी पोजीशन में आप हो कि आपका एक एक ड्यूटी थी जो कि आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस बंदे ने सिविल रॉन्ग किया। मिसाल के तौर पर अगर आप एक किसी चीज को गलत होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ कर नहीं रहे तो हम कहेंगे कि यार इस बंदे ने कोई सिविल रॉन्ग किया, इसने कुछ गलत किया, ठीक है। तो नेग्लिजेंस इसमें इन्वॉल्व होती है, ये हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट लॉ में जितने भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीजें वर्कर्स और बॉस के दरमियान, उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। एजेंसी लॉ में हम देखेंगे प्रिंसिपल और एजेंट क्या होते हैं, और लॉ जो है इनके रिलेशनशिप के बारे में क्या कहता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स का जो एक बहुत बहुत कॉमन सवाल होता है कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो F4 का एग्जाम तो है बहुत ही छोटा होता है, इसका कोर्स बहुत ही कम होता है, तो बंदा मैनेज कर लेता है सारा कुछ। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि यार इस चैप्टर में से इतना आएगा, लेकिन हाँ मैं आपको कोर एरियाज बता सकता हूँ कि यार दीज आर द कोर कोर एरियाज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके चैप्टर 2, 3 और 4 है ना, ये बड़े कोर एरियाज है, ठीक है। एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर के फेवरेट एरियाज, यहाँ से एग्जामिनर आपको अच्छा खासा टेस्ट करेगा, ठीक है। और नीचे जाके जो है यहाँ पर जो आपके चैप्टर नंबर 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8 है। और ये जो चैप्टर नंबर आपके 10, 11 है, ये भी जो है कोर एरियाज में शामिल होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, यहाँ से काफी एग्जाम टेस्ट होता है। बहरहाल टेस्ट तो ओवरऑल कहीं से भी रैंडमली हो सकता है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। एक बंदे को हो सकता है कोई और क्वेश्चंस आए हो, दूसरे को हो सकता है कुछ और आया हो। लेकिन ये जो है कुछ एरियाज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर आप लोगों ने तो सारा का सारा करना है, ठीक है। अब हम लोग जो है हमारा जो हम लोग क्या ऑफर करेंगे 4 के सेशन में, लाइव लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल होंगी। पूरे का पूरा जो है हम कोर्स कवर करेंगे, साथ क्लास नोट्स होंगी। जो जर्नल पे मैं स्लाइड्स बनाऊंगा, मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाऊंगा। स्लाइड्स के थ्रू आपने कॉन्सेप्ट पिक करना है, फिर आपने बुक की रीडिंग करनी है, और फिर हम किट प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। किट प्रैक्टिस हमने दोनों करनी है, साथ व्हाट्सएप ट्यूटर सपोर्ट आपके साथ है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और एंड में जब हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो जो एसीसी के 3 ऑफिशियल मॉक्स हैं, जो सेट ऑफ 3 मॉक्स हैं, वो हम करेंगे। उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उनका डीब्रीफ करेंगे। और यही मॉक्स जो है ना जज करते हैं कि वेदर यू आर रेडी टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम और नॉट, ठीक है। बाकी इसके अलावा फी रिलेटेड डिटेल्स जो है, लाइव क्लासेस हो या रिकॉर्डेड हो, या किसी को 1-on-1 लाइव सेशन चाहिए हो स्टूडेंट को, जैसे बाहर के जो स्टूडेंट होते हैं फॉरेन, उनको टाइमिंग इशू होता है, या इवन पाकिस्तान में किसी को सेपरेटली लाइव सेशन चाहिए हो या सिर्फ रिकॉर्डेड चाहिए हो, तो वो जो है मुझसे व्हाट्सएप पे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकता है फॉर एनी फर्दर डिटेल। स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश लीगल सिस्टम, उसमें आज हम ओरिएंटेशन में कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डिस्कशन करेंगे कि इंग्लिश लीगल सिस्टम क्या होता है, फिर आगे लॉ की क्या टाइप्स होती हैं, और देन जो इंग्लिश इंग्लिश मेन कोर्ट्स हैं थोड़ी सी उनके हवाले से बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीगल सिस्टम क्या होता है। किसी भी दुनिया में जो कंट्री है, उसका लीगल सिस्टम जो होता है उसका दो काम होते हैं। एक काम होता है लॉ को बनाना, दूसरा काम होता है इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना उसको, ठीक है। तो किसी भी लीगल सिस्टम का दुनिया की किसी भी कंट्री में हो, दो काम होते हैं, पहले कानून को बनाना और कानून को फिर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब वर्ड लॉ है। लॉ का मतलब क्या होता है, वैसे तो लॉ की बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो लॉ इज अ फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल सोशल कंट्रोल।
एक मैकेनिज्म है, एक वे, एक फॉर्मल प्रॉपर वे से बनाया गया हुआ एक तरीका है जिससे आप सोसाइटी में कंट्रोल लाते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक पॉजिटिव कंट्रोल लाते हो। ठीक है, फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल इज नोन एज लॉ। फॉर्मल मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि एक कोई अथॉरिटी है जो फॉर्मली कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रेगुलेशंस बना रही है सोसाइटी के लिए। ठीक है, अब वो अथॉरिटी क्या हो सकती है? वो अथॉरिटी जो है वो आपकी, आगे हम जाके बात करेंगे, पार्लियामेंट हो सकती है, लेजिस्लेशन हो सकती है। ठीक है, यानी कि लॉ मेकर्स जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेशन हो सकती है। वो अथॉरिटी जो है आपके जो है वो कस्टम्स, कल्चर्स, जो आपका कस्टम या कल्चर है, जैसे इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ बेस होता है, उस वो भी जो है वो प्रिंसिपल्स और रूल्स इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है, लेजिस्लेशन भी बनाती है, कस्टम्स के थ्रू भी लॉ डेवलप होते हैं, कल्चर के थ्रू भी होते हैं, रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉ बनते हैं। तो कोई भी अथॉरिटी हो जो कि प्रिंसिपल्स और रूल्स को इस्टेब्लिश कर रही हो, ठीक है, तो इस प्रिंसिपल और रूल को एक प्रॉपर वे में इस्टेब्लिश कर रही हो, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल मैकेनिज्म। और सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है कि ह्यूमंस को, सोशल वर्ड का मतलब होता है ह्यूमंस, जहां पर इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमंस को, सोसाइटी को जो है, सोसाइटी को जो है ना, आपने मेक श्योर करना है कि वो इन रूल्स और लॉ को फॉलो करें। ठीक है, इन्फोर्समेंट जो है इसकी जरूरी है। तो लॉ बेसिकली कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल जो कि किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी ने बनाए हुए, और उसको आप जो इन्फोर्स करते हो उस सोसाइटी में। ठीक है, तो ये सारा बेसिकली लॉ कहलाता है। ठीक है, लॉ का ये पर्पज होता है, ये मकसद होता है। अब लॉ की टाइप्स पे बात करते हैं। ठीक है, अब बुक में सोर्सेज ऑफ टाइप्स ऑफ लॉ में कॉमन लॉ और इक्विटी लिखा हुआ है, तो कैप्लन की बुक में तो ये सोर्सेज ऑफ लॉ में आता है। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। चीजें हम सारी कवर करेंगे, मैं एक अपना सीक्वेंस फॉलो करता हूँ, और वो सीक्वेंस जो है स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉ की, कि लॉ की क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो लॉ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। प्राइवेट लॉ होता है, पब्लिक लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट लॉ क्या होता है और पब्लिक लॉ क्या होता है। प्राइवेट लॉ जो है दो इंडिविजुअल्स के दरमियान, या इवन आप कंपनी को भी कह सकते हैं कि उनके दरमियान जो उनसे रिलेटेड या उनसे रिगार्डिंग जो लॉ होता है, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप प्राइवेट लॉ कहते हो। वो प्राइवेट लॉ के अंडर फॉल करता है। ठीक है, प्राइवेट लॉ की एग्जांपल में टॉर्ट लॉ हो गया, मैंने आपको बताया, कोई सिविल रॉन्ग हो गया, कोई नेग्लिजेंस की वजह से किसी को नुकसान हो गया, उस हवाले से लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक ने हो सकता है उसको फुलफिल ना किया हो, या उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, ये बहुत 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 लेंथी चैप्टर है, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा। वो प्राइवेट लॉ में फॉल करता है। फैमिली रिलेटेड लॉ प्राइवेट लॉ में, लैंड लॉ, ट्रांसफर ऑफ लैंड्स और इनसे रिलेटेड जो कानून होते हैं। प्रोबेट, प्रोबेट का मतलब होता है वसीयत, विल। ठीक है, जब एक बंदा जो है वो विल अपने लिख के जाता है कि कैसे उसकी जो है वेल्थ को या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स हिज डिसेंडेंट्स, बच्चों में, उस हवाले से लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ आजकल जो बहुत बहुत ज्यादा है, कॉपी राइट्स जो है, जैसे आप किसी का डिजाइन कॉपी नहीं कर सकते, पेटेंट नहीं ले सकते। ठीक है, और कंपनी लॉ भी जो है इसमें फॉल करता है। पब्लिक लॉ जो है वो लॉ होता है जिसका ताल्लुक पूरे कंट्री के साथ होता है। ठीक है, प्राइवेट लॉ का ताल्लुक इंडिविजुअल्स या कंपनीज के दरमियान होता है। पब्लिक लॉ जो है वो पूरे कंट्री से रिलेटेड जो लॉ होता है ना, वो पब्लिक लॉ में फॉल करता है। जैसे कि आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ जो आप बनाते हो वो पूरे कंट्री में वैलिड होता है कि ये क्राइम्स जो है वो आप नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्स लॉ बनाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लॉ, यूजली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, किस तरह अपने चीजों को लेकर चलना है, एडमिनिस्टर करना है, उस हवाले से लॉ, तो इस साला पब्लिक लॉ में फॉल करते हैं। तो वो लॉ जो कि पूरे कंट्री को देखता है, मैटर्स रिगार्डिंग टू द होल कंट्री को देखता है, वो पब्लिक लॉ कहलाता है। वो लॉ जो कि इंडिविजुअल या कंपनी के हवाले से लॉ को देखता है, उसको आप प्राइवेट लॉ बोलते हो। ठीक है, इसके बाद आगे फर्दर जो है हमारे पास क्रिमिनल और सिविल लॉ हो जाता है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ, अभी हमने पब्लिक लॉ की बात की कि वो लॉ जो पूरे कंट्री मैटर्स रिगार्डिंग टू द होल कंट्री को देखता है, वो पब्लिक लॉ होता है। तो क्रिमिनल लॉ आगे पब्लिक लॉ की टाइप है। क्रिमिनल लॉ रिलेट्स टू द कंडक्ट विच स्टेट डिसअप्रूव्स। क्रिमिनल लॉ में वो लॉ होते हैं या वो कॉन्डक्ट के हवाले से क्रिमिनल लॉ बात करता है कि ये जो कॉन्डक्ट है, ये जो है आपने सोसाइटी में नहीं करना। ये जो स्टेट है या गवर्नमेंट है इसे डिसअप्रूव करती है। आपने सोसाइटी में चोरी नहीं करनी, आपने कत्ल नहीं करना, आपने मतलब कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये सारी चीजें जो हैं किस में फॉल करती हैं? ये सारी क्रिमिनल लॉ में फॉल करती हैं। तो क्रिमिनल लॉ में हर वो लॉ, क्रिमिनल लॉ का ताल्लुक उस हर कॉन्डक्ट से होता है कि जो स्टेट डिसअप्रूव करती है। ठीक है, ये पब्लिक लॉ की फॉर्म है।
जबकि उसके ऑपोजिट सिविल लॉ जो है वो दो जो सिविल लॉ टाइप होती है प्राइवेट लॉ की, जैसे प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल्स के दरमियान ताल्लुकात को देखता है, इसी तरह सिविल लॉ भी इंडिविजुअल्स के दरमियान ताल्लुकात को देखता है। ठीक है, पर्पस क्या होता है हम पहले बात कर लेते हैं कि यार जो क्रिमिनल लॉ है इसका पर्पस क्या है, रीजन क्या है, ये क्यों बनाया गया है। तो इट्स पर्पस इज टू इन्फोर्समेंट ऑफ बिहेवियर एज पर स्टेट लॉस। इसका मकसद ये है कि जो स्टेट कह रही है कि इस चीज को फॉलो करना है तो आप उस चीज को फॉलो करो, कंप्लाइंस करो, उस चीज को इन्फोर्स करना। क्रिमिनल लॉ का पर्पज ये होता है कि जो बिहेवियर स्टेट कहती है कि ऐसे आपने सोसाइटी में बिहेव करना है, उसकी इन्फोर्समेंट करना। ठीक है, जबकि सिविल लॉ जो है वो दो लोगों के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, उसको सॉल्व करना जो है उसका मकसद होता है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर तो कोई ऐसा केस आ जाता है अंडर क्रिमिनल लॉ, ठीक है, तो किसका काम है प्रूव करना। क्रिमिनल लॉ में फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कत्ल कर दिया, ठीक है, एक बंदे ने कत्ल कर दिया, अब कौन प्रूव करेगा कि इस बंदे ने कत्ल किया? क्योंकि क्रिमिनल लॉ में फॉल करता है तो प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन यानी कि जो स्टेट है, स्टेट का जो लॉयर है, गवर्नमेंट का जो लॉयर है, वो जो है उसका काम है, स्टेट का काम है कि इस बंदे के अगेंस्ट प्रूफ देना कि हाँ इसने कत्ल किया है। जैसे हमारी पुलिस फोर्सेज या बाकी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ऐसे केस को आप कैसे नोट डाउन करती है? जो केसेस जब नोट डाउन होते हैं, रिकॉर्ड में आते हैं, तो क्रिमिनल लॉ हो तो उसका लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, मिस्टर सैम है, उसने कोई कत्ल कत्ल किया, ठीक है, तो आप कैसे स्टेट को लिखो, कैसे केस को लिखोगे? आप लिखोगे स्टेट वर्सेस सैम। केस की हेडिंग ऐसे होगी, यानी कि स्टेट का नाम पहले होगा और देन सैम। जो सेकंड चीज होती है वो डिफेंडेंट होता है, यानी कि जिसने अपने आप को गिल्टी प्रूव नहीं कर, जिसने अपने आप को डिफेंड करना होता है, और स्टेट जो है जो केस इसके खिलाफ लड़ी होती है। तो अगर कोई क्रिमिनल केस आता है तो अंडर क्रिमिनल लॉ आता है, तो स्टेट का काम है उसको प्रूव करना कि हाँ इस बंदे ने कत्ल किया है, हाँ इस बंदे ने चोरी की है, हाँ ये बंदा इस टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। इट्स अप टू द स्टेट, प्रोसिक्यूशन पे सारा बोझ है प्रूव करने का। अगर सिविल लॉ है तो क्लेमेंट जो है, क्लेमेंट, क्लेमेंट यानी कि जिसने क्लेम किया है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, उसका काम है प्रूफ करना। क्लेमेंट के आगे मैंने लिखा हुआ है पर्सन हु सीक्स रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है सोल्यूशन। ये वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, साथ साथ आप बुक पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में आसानी होगी। तो सिविल लॉ में जो बोझ है कि प्रूव करने का वो क्लेमेंट पे होता है, यानी कि वो बंदा जो कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है, जिस बंदे के साथ गलत हुआ है उसका काम है प्रूव करना कि हाँ मेरे साथ ये इस बंदे ने गलत किया। ठीक है, उसमें आप केस को कैसे नोट डाउन करते हो? क्लेमेंट वर्सेस डिफेंडेंट। डिफेंडेंट जिसने ये प्रूव करना होता है कि मैंने गलत नहीं किया, यानी कि जिसने अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना होता है, और क्लेमेंट जो बेसिकली जो है जिसने क्लेम किया होता है कि इसने मेरे साथ गलत किया। तो पहले आप क्लेमेंट का नाम लिखते हो, देन डिफेंडेंट का। तो अंडर सिविल लॉ जो है वो क्लेमेंट का काम है प्रूव करना कि उसके साथ गलत हुआ है, डिफेंडेंट ये प्रूव करता है कि उसने गलत नहीं किया। जबकि क्रिमिनल लॉ में स्टेट का काम है प्रूव करना कि इस बंदे ने क्राइम किया। ठीक है, देन स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। यार प्रूफ तो है, उस प्रूफ का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कितना सॉलिड होना चाहिए, प्रूफ कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्रिमिनल लॉ में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि ऐसा प्रूफ हो कि शक की गुंजाइश ना हो, यानी कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है क्रिमिनल लॉ में। उसकी रीजन ये है कि जो क्रिमिनल लॉ की पेनल्टीज होती हैं, सजाएं होती हैं, वो अब आपको जो है अप टू लाइफ टाइम प्रिजन हो सकता है, मौत की सजा हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपने प्रूफ देना है, स्टेट ने देना है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, यानी कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है आपका क्रिमिनल लॉ में। और सिविल लॉ में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये दोनों पार्टीज ने अपनी तरफ अपनी बयानात दिए, ठीक है, दोनों तरफ ने अपनी बयानात दिए, क्लेमेंट ने भी डिफेंडेंट ने भी। अब जज देखेगा कि यार किसका किसको अपर एज है, बैलेंस देखेगा। अब हो सकता है एक बंदे की 40% बात ठीक हो, एक बंदे की 60% बात ठीक हो, तो जिसकी 60% बात ठीक होगी जज उसको एज देगा, तो वो केस जीत जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस होना चाहिए प्रोबेबिलिटीज का, हाँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कोई हाई नहीं होता, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है। आप कह सकते हो लो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है सिविल लॉ में। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है गोल। एम क्या होता है? गोल या एम क्या होता है इसका? तो क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्ट ये होता है कि सोसाइटी को रेगुलेट करना बाय थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिमिनल लॉ का जो ऑब्जेक्ट है वो ये नहीं होता कि सजा देना, उसका एम ये नहीं होता कि मैंने बंदे को सजा देनी है, नहीं। उसका एम होता है कि सोसाइटी को रेगुलेट करना इस बात से डरा के कि अगर तो आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की तो हम आपको पनिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपने समझना है, डिफरेंस है। ये मकसद नहीं होता जी हमने आपको पनिश करना है, मकसद है डराना। हाँ अगर वो बंदा वो काम जब करेगा तो पनिश तो होगी, लेकिन मकसद क्या होता है? डराना बंदे को
कि अगर तो तुमने ये काम जो स्टेट डिसअप्रूव करती है किया तो हम तुम्हें सजा देंगे। सिविल लॉ का ऑब्जेक्ट होता है कि जिस बंदे के साथ गलत हुआ है उसको कंपनसेशन दे देना फाइनेंशियली, ताकि वो अपनी पोजीशन पे बैक हो जाए, जितना उसको नुकसान हुआ उसने उसको पैसे दे देना, सिंपल, ठीक है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कंपनसेशन टू रिस्टोर क्लेमेंट पोजीशन। केस रिजल्ट्स, अगर तो क्रिमिनल लॉ में एक बंदा गिल्टी हो जाता है, एक्यूज जिस पे इल्जाम लगाया गया होगा, गिल्टी प्रूव हो जाता है कि इसने गलत किया है, तो उसको सजा होगी। सजा दो तरह की होती है, या तो उसको जेल होगी या उसको फाइन होगा, या उसको जेल प्लस फाइन दोनों होगा। अगर तो वो इनोसेंट है, अगर उसने कोई गलती नहीं की, इनोसेंट है, तो उसको एक्विट कर दिया जाएगा, यानी कि रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। जबकि सिविल लॉ में केस का रिजल्ट ये होता है कि अगर तो प्रूव हो गया कि इस बंदे ने रॉन्ग किया है, तो डिफेंडेंट जो है बेसिकली वो जो है डैमेजेस पे करेगा, ठीक है। डैमेजेस क्या क्या होते हैं हम आगे आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी आप ये समझ लेंगे गलती उसने की है तो वो पैसे उसको देगा, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनसेशन देगा, डैमेजेस पे करेगा। और बाकी भी रेमेडीज होती हैं, सोल्यूशंस होती हैं, और भी होती हैं जिनके बारे में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आगे जाकर हम डिटेल में बात करेंगे। सिर्फ पैसा ही जो है वो डैमेज को रिस्टोर नहीं करता, बाकी भी रेमेडीज होंगी वो हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका क्रिमिनल और सिविल लॉ में। आगे मूव करते हैं, इंग्लिश कोर्ट सिस्टम की तरफ जाते हैं। ये बड़ा आपको इधर जो है मिक्स अप चीजें नजर आ रही होंगी, मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा, आपने गौर से समझना है, ठीक है। बुक में जो है ये बड़ा इन्होंने कंफ्यूजिंग करके दिया हुआ है, तो आपने बस इस जो जो मैंने बनाया हुआ है चार्ट सा या ग्राफ सा, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये आप समझें जरूरी, ये आपको जो है ना चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये कोई इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंग्लिश कोर्ट सिस्टम आपको जो है समझ बहरहाल होनी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश कोर्ट सिस्टम दो तरह के होते हैं, सिविल केसेस, सिविल कोर्ट्स क्रिमिनल के लिए, फिर जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट लेवल की है, सबसे जो छोटी कोर्ट होती है ना, वो होती है काउंटी कोर्ट, ठीक है। काउंटी कोर्ट जो है वो सबसे छोटी कोर्ट होती है सिविल कोर्ट में, मैंने नंबर 1 लिख दिया है। ये क्या केसेस सुनती है? फर्स्ट इंस्टेंट सिविल क्लेम्स, जो की सिविल क्लेम्स होते हैं ये उनको सुनती है। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट केसेस जो हो गए वो सुन लिए, टॉर्ट केसेस सुन लिए, प्रॉपर्टी केसेस सुन लिए। तो जो सिविल केसेस जो फर्स्ट इंस्टेंस वाले होते हैं काउंटी कोर्ट सुनती है, ठीक है। उसके बाद काउंटी कोर्ट के साथ साथ एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी होती है, ठीक है, इसके बराबर की होती है, लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है ना वो उसकी जुरिस्डिक्शन मेनली क्रिमिनल है, यानी कि वो क्रिमिनल केसेस को ज्यादा डील करती है। सिर्फ चंद केसेस हैं जो कि वो सिविल के डील करती है, वो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, जैसे कि स्मॉल फैमिली केसेस हो गए, कोई टैक्स चार्जेस है उनकी रिकवरी करनी है, ठीक है, उनके हवाले से जो है ये हेयरिंग सुन लेता है, ठीक है। तो मेनली ये क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, लेकिन ये कुछ सिविल मैटर्स हैं जो कि ये डील करती है। बाकी किस कोर्ट के कितने जजेस होते हैं ये वो इतना इसमें इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद काउंटी कोर्ट के बाद सेकंड जो कोर्ट आती है वो आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ये क्योंकि सिविल कोर्ट्स हैं तो ये सिविल क्लेम्स ही सारी सुन रही होंगी, तो हाई कोर्ट जो है वो आपके लार्ज कॉम्प्लेक्स केसेस जो है वो उनको सुन रही होती है, ठीक है। यानी कि हाई कोर्ट सुन रही तो सिविल, क्योंकि सिविल में हम पढ़े तो सिविल केसेस को ही सुन रही होती है, ठीक है, लार्ज कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं। हाई कोर्ट के आगे फर्दर 3 डिवीजन होती हैं, नंबर 1 क्वींस बेंच डिवीजन, नंबर 2 चांसरी डिवीजन, नंबर 3 आपकी फैमिली डिवीजन, ठीक है। क्वींस बेंच डिवीजन जो होती है वो ये बुक में लिखा है, आप वहां से रीड कर लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हो गए, टॉर्ट के केसेस हो गए, वो सुन लेती है, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिसीजन, जो फैमिली डिवीजन, एज नेम इज सजेस्टिंग, कि फैमिली रिलेटेड केसेस जो है, जैसे बच्चे की कस्टडी होगी या डाइवोर्स वगैरह होगी, मैट्रिमोनियल केसेस होगी, वो सुनते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी चांसरी डिवीजन है, चांसरी डिवीजन बेसिकली कॉपीराइट्स के, लैंड के रिलेटेड लॉ, पार्टनरशिप रिलेटेड लॉ, कंपनी रिलेटेड लॉ, इस हवाले से जो है ना केसेस सुनती है, ठीक है। अब हाई कोर्ट की जो भी आगे फर्दर डिवीजन है ना, उसकी आगे फर्दर अपील डिवीजन भी है, ठीक है। हर जो डिवीजन है हाई कोर्ट, जैसे क्वींस बेंच है, उसके आगे फर्दर अपील डिवीजन भी होगी। चांसरी डिवीजन है उसकी फर्दर अपील डिवीजन भी है, फैमिली डिवीजन है उसके अंदर फर्दर अपील डिवीजन भी है, ठीक है। ये हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ अपील आती है। कोर्ट ऑफ अपील जो है वो अपील सुनती है किसकी? हाई कोर्ट की और सिविल, हाई कोर्ट की और इसकी आपकी काउंटी कोर्ट की, ठीक है। मैंने सिविल कोर्ट यहाँ पर लिख दिया, काउंटी कोर्ट कभी कभार ये काउंटी कोर्ट की भी अपील सुन लेती है, मैं आपको भी ये समझाता भी हूँ एक मिनट। हाई कोर्ट एंड काउंटी कोर्ट, तो कोर्ट ऑफ अपील जो है वो दो काम करती है, एक तो अपील सुनती है हाई कोर्ट से, और एक अपील सुनती है आपकी काउंटी कोर्ट से। उसके बाद आपकी अगली जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील से अपील सुनती है, और कुछ अपीलें वो हाई कोर्ट से सुनती है, एक्सेप्शनली फ्रॉम हाई कोर्ट।
अब जो मैं बात समझाने जा रहा हूँ ना, ये अब आपने समझना है, ठीक है, ये थोड़ा जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है साइड पे एक ब्लैक मार्क लिखा हुआ है, और मैंने आगे लिखा हुआ है अपील ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एक मैंने ग्रीन लाइन डाली हुई है और उस पे मैंने आगे लिखा हुआ है अपील ऑन पॉइंट ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या? अब जो ब्लैक एरोज जो मैंने स्ट्रेट डाले हुए ना, ब्लैक एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर अपील कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आपने काउंटी कोर्ट का कोई केस है, आप नहीं सेटिस्फाइड, आपने हाई कोर्ट में अपील कर दी, हाई कोर्ट डिसीजन से नहीं सेटिस्फाइड, आपने कोर्ट ऑफ अपील में अपील कर दी, आप कोर्ट ऑफ अपील के डिसीजन से नहीं सेटिस्फाइड तो आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। ये ब्लैक लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और अपील किस बेसिस पे होगी? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स की बेसिस पे होगी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स की बेसिस का मतलब ये है कि अगर आपको ये लगता है कि जो मेरे केस का डिसीजन जिस भी रेलिवेंट कोर्ट से आया है उसमें जो फैक्चुअल बातें थी, जो बातें थी वो पूरी नहीं, वो सही तरीके से प्रॉपर, मतलब लोग आ नहीं पाए, एविडेंस प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाया गया, ठीक है, फैक्ट्स पूरे सुनाए नहीं पाए, इस अगर कोई फैक्चुअल इशू की वजह से आपको लगता है कि यार मैं फैक्ट्स पूरे बता नहीं पाया या फैक्ट्स पूरी तरह से जज ने अंडरस्टैंड नहीं किए, समझ वो नहीं सका, तब आप अपील करते हो। तो ब्लैक लाइन यानी कि जो स्ट्रेट अपील होती है वो उन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होती है कि अगर आप ये फील करते हो कि यार जो मैंने केस लड़ा उसमें फैक्चुअली जो है मैं अपनी बात को पूरी तरीके से 100% बयान नहीं कर पाया या सारे फैक्ट्स जज के सामने पेश नहीं कर पाया, तो उस सिनारियो में आप आगे फर्दर अपील कर सकते हो। ठीक है, जो ग्रीन लाइन है उसका मतलब है अपील ऑन पॉइंट ऑफ लॉ। ग्रीन लाइन मैंने जहां पर भी डाली हुई है वो मैंने एक कोर्ट को क्रॉस करके डाली हुई है। जैसे काउंटी कोर्ट नॉर्मली हाई कोर्ट में अपील करता है, लेकिन मैंने यहां से जो ग्रीन लाइन काउंटी कोर्ट से निकाली है वो कोर्ट ऑफ अपील पे जाके फिनिश्ड होती है। ठीक है, कोर्ट ऑफ अपील पे जाके। तो इसका मतलब ये है कि आप काउंटी कोर्ट से कोर्ट ऑफ अपील पे भी अपील कर सकते हो ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। अगर आप ये फील करते हो कि लॉ में या कानून में इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम थी, लूप होल था, या कानून को जो अप्लाई किया गया वो ठीक नहीं किया गया, तो फिर जो है आप डायरेक्ट काउंटी कोर्ट से कोर्ट ऑफ अपील में अपील कर सकते हो। सिमिलरली आप डायरेक्ट हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। एक कोर्ट ऑफ अपील को बीच में छोड़ के आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कब आप अपील कर सकते हो? जब आप ये फील करोगे लॉ जो है या तो उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया गया या लॉ इटसेल्फ में कुछ लूप होल्स थे। बस ये आपने समझना है, इससे ज्यादा आपने नहीं समझना। ठीक है, ये जो आप एक कोर्ट को क्रॉस करके जंप करके अपील करते हो ऑन पॉइंट ऑफ लॉ, इसको आप कहते हो लीप फ्रॉग प्रोसीजर। लीप फ्रॉग यानी कि फ्रॉग जो लीप करता है, जंप करता है, तो बेसिकली आप जंप कर रहे हो तो इसको आप लीप फ्रॉग प्रोसीजर कहते हो। ठीक है, आप जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो तो हाई कोर्ट का अप्रूवल भी आपको चाहिए कि मैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लॉ इधर अपील कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी आगे आपको अप्रूवल दे, ठीक है, कि आप यहाँ केसेस सुना सकते हो। तो दोनों कोर्ट्स का अप्रूवल होना जरूरी है। तो ये आपकी सिविल कोर्ट्स है। इस हायरार्की को आपने समझना है, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी क्रिमिनल कोर्ट्स की तरफ। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर समझने से पहले मैंने तीन तरह के ऑफेंसेस लिखे हुए। ऑफेंसेस का मतलब है गलतियां, क्रिमिनल कोई क्राइम किया हो, ठीक है, वो लिखी हुई है। नंबर 1 लिखा हुआ है समरी ऑफेंस, नंबर 2 लिखा हुआ है इनडिक्टेबल ऑफेंस, नंबर 3 लिखा हुआ है ऑफेंस ट्राइबल ईदर वे। समरी ऑफेंस का मतलब होता है स्मॉल क्राइम्स, छोटे ऑफेंस, लेस सीरियस ऑफेंस। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक रिलेटेड ऑफेंस, जैसे आपने ट्रैफिक का कोई रूल तोड़ दिया, रेड लाइट थी, आपने उसको फॉलो नहीं किया, तोड़ दिया, आपको फाइन हो गया, दैट्स इट, ये समरी ऑफेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद आप केयरलेसली ड्राइव कर रहे थे, ठीक है, कैमरा में आ गए, समरी ऑफेंस। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल थे आप, ठीक है, आप शराब के नशे में ड्राइव कर रहे थे, समरी ऑफेंस। यानी कि जो छोटे सीरियस, जो लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं, स्मॉल क्राइम्स होते हैं, उनको आप समरी ऑफेंस बोलते हो। समरी ऑफेंस जो है आप कहाँ पर डील होते हैं? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में होते हैं। ठीक है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में समरी ऑफेंस डील होते हैं। बस समरी ऑफेंस में ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बंदे को अगले को पता है ऐसे ट्रैफिक रूल थोड़ा हुआ है, आया बंदा, ठीक है, उसने फाइन किया, बस फाइन पे किया, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, ये छोटे क्राइम्स के लिए होता है। फिर होता है इनडिक्टेबल ऑफेंस। इनडिक्टेबल ऑफेंस को आप मेजर क्राइम या कुछ सीरियस क्राइम कह सकते हो। तो इनडिक्टेबल ऑफेंस में ये नहीं होता आप कोर्ट में गए आपको फाइन लग गया, नहीं, उसमें प्रॉपर ट्रायल होता है बाय ज्यूरी। आपको पूरा केस अपना जो है वो हर्ड होता है, सुनाया जाता है, और देन फैसला किया जाता है। ठीक है, और ये जो इनडिक्टेबल ऑफेंसेस होते हैं कहाँ पर सुने जाते हैं? क्राउन कोर्ट में सुने जाते हैं। समरी ऑफेंसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में और इनडिक्टेबल ऑफेंसेस क्राउन कोर्ट में। इनडिक्टेबल ऑफेंसेस में आपकी रॉबरी आ गई, इनडिक्टेबल ऑफेंसेस में आपका मर्डर आ गया, आपके किडनैपिंग आ गई, ठीक है, ये सारे मेजर क्राइम्स क्राउन कोर्ट में सुने जाएंगे।
उसके बाद थर्ड है ऑफेंस ट्रायबल ईदर वे, के दोनों तरफ आप ट्राई कर सकते हो, यानी कि ये वो ऑफेंस होते हैं जो कि बेसिकली आप क्राउन कोर्ट में भी जाके लड़ सकते हो और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी, दोनों तरफ ये केसेस सुने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है केस की नेचर क्या है। मिसाल के तौर पर चोरी मैंने आपसे कहा इंडिक्टेबल ऑफेंस है, लेकिन अगर किसी ने किसी की कुछ बहुत छोटी अमाउंट की चीज चोरी कर ली तो वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चली जाएगी, अगर चोरी बड़ी है तो वो क्राउन कोर्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऑफेंसेज जो है इधर वे ट्रायबल होते हैं। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आप छोटे ऑफेंसेस सुनते हो, क्रिमिनल ऑफेंसेस हम क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं, और क्राउन कोर्ट में आप थोड़े मेजर ऑफेंसेस यानी कि जो मेजर क्राइम्स होते हैं उनको आप सुनते हो, इनडिक्टेबल ऑफेंसेस जो होते हैं बेसिकली, जिनको आप इनडिक्टेबल ऑफेंसेस कहते हैं। ठीक है, बाकी मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील, ये जो ब्लैक लाइन में डाली हुई है, ब्लैक लाइन का मतलब है अपील आप कर सकते हो सीधा क्राउन कोर्ट में। क्राउन कोर्ट की आप जो है कोर्ट ऑफ अपील, वही वाली कोर्ट ऑफ अपील है लेकिन क्रिमिनल डिवीजन होती हैं इसकी, फिर कोर्ट ऑफ अपील से आप आगे जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, और फिर अगेन एक लीप फ्रॉग प्रोसीजर यहाँ पर भी आ गया कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट से आप जो है, जो हाई कोर्ट मैंने आपको बताया था कि ये हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट की हर डिवीजन के आगे एक फर्दर अपील डिवीजन होती है। तो जो क्वींस बेंच डिवीजन के आगे अपील डिवीजन है ना, उधर आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील कर सकते हो। और कौन सी अपील हो? ऑन द पॉइंट्स ऑफ लॉ, जहां पर आप फील करते हो कि लॉ की जो एप्लीकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम है या लॉ इटसेल्फ में कुछ लूप होल है, तो आप सीधा यहाँ पर अपील कर सकते हो। और इसी तरह फर्दर आप हाई कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, वैसे तो हाई कोर्ट की अपील डिवीजन से कोर्ट ऑफ अपील में जाना चाहिए, लेकिन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लीप फ्रॉग कर सकते हो, अगर वही ऑन द पॉइंट्स ऑफ लॉ, अगर आपको इटसेल्फ फील होता है कि यार ये लॉ में जो है इटसेल्फ जो है वो कोई लूप लूप होल है, ठीक है, कोई इशू है, लॉ एप्लीकेशन ठीक नहीं हुई, तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, लीप फ्रॉग कर सकते हो। तो ये थी हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स। अब तीन तरह के क्लेम्स जो हैं वो आते हैं यूजली। ठीक है, एक स्मॉल क्लेम्स ट्रैक होता है, एक फास्ट ट्रैक, एक मल्टी ट्रैक। अगर ऐसा कोई केस आया है, कोई कोई क्लेम आया है, ठीक है, ये सिविल क्लेम्स हैं बेसिकली, जो 10,000 से कम है, यानी कि आपस में दोनों के दरमियान डिस्प्यूट हुआ है और उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि यार एक बंदे ने दूसरे को सू किया कि मैं इसको 5,000 पाउंड के लिए, 4,000 पाउंड के लिए सू करता हूँ कि इतने इसमें मुझको डैमेजेस पे करने। तो अगर 10,000 पाउंड से कम कम का केस है, उसको आप स्मॉल ट्रैक कहते हो। 10,000 से 25,000 के दरमियान क्लेम है, कोई मॉडरेट क्लेम है, तो वो फास्ट ट्रैक सिस्टम में आता है। और जो कॉम्प्लेक्स होता है, कि 25,000 से अबव होता है, वो मल्टी ट्रैक में आता है। जो काउंटी कोर्ट होती है वो कुछ स्मॉल क्लेम्स, ज्यादातर फास्ट ट्रैक और सम मल्टी ट्रैक क्लेम्स को डील करती है। इसके अलावा जितने भी होते हैं हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अब ये अब आपको नहीं देखना कि यार कौन सा किस कोर्ट में जाएगा, नहीं, उसने बुक में भी नहीं बताया हुआ और वैसे पूछेगा भी नहीं, वो बस उसने जस्ट चंद बोला हुआ है कि कुछ सारे स्मॉल क्लेम ट्रैक्स जितने भी हैं वो काउंटी में चले गए। मेजोरिटी फास्ट ट्रैक, कुछ फास्ट ट्रैक वाले भी काउंटी में चले जाते हैं, और सम मल्टी ट्रैक और चंद मल्टी ट्रैक वाले भी फास्ट काउंटी कोर्ट में उनकी हियरिंग होती है। ठीक है, तो कोई आपको फिक्स उसने नहीं बताया हुआ, तो इसमें भी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सही है, तो ओरिएंटेशन सेशन के लिए जो है हमारा आज इतना ही था। सही है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे ट्रिब्यूनल्स को देखेंगे। बाकी ये तो हमने इंग्लिश कोर्ट्स को देखा, इसके अलावा जो कोर्ट्स हैं, जो यूरोपियंस बेसिकली कोर्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे, ट्रिब्यूनल्स को देखेंगे। फिर हम सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में देखेंगे, कॉमन लॉ क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, लेजिस्लेशन क्या होता है, केस लॉ क्या होता है, ठीक है, पार्लियामेंट से लॉ कैसे बनते हैं, ये सारा भी हम बड़े डिटेल से इसके हवाले से नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन के लिए हमारा इतना ही था।